नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है बीतते जा रहे हैं। आप ही जानते हैं आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं, ठीक है। इसलिए अभी भी समय है। यदि नहीं एक अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा आपको जो है समय को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं आप लोगों के लिए जो अति संभावित टॉपिक हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम में या जो और भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, लाइक दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल, एसआई, है ना, या यूपी ट्रिपल एससी पैट, है ना, ट्रिपल एससी को देखते हुए जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और ये स्टैटिक वाला पोर्शन मैं वहीं से लेकर आया हूँ जिससे करंट से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन Which of the following article mentions about a uniform civil code throughout the territory of India? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, जिसके अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। सबसे पहले तो इसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है ना। देखते हो आप लोग, जब भी इस बिल की मांग होती है तो दो विशेष समुदाय जो है आपस में इसमें जो है अफवाहें उड़ने लगती है कि इस बिल में ये है, इस बिल में ये प्रावधान है। क्या चीज़ें हैं ये मैं सारा क्लियर करूँगा। देखिए, गोवा और पुडुचेरी भारत के दो एक तरह से राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे जहां पर यूसीसी लागू है। तो गोवा को हम लोग क्या याद रखेंगे? गोवा में पहले से ही देश आज़ादी के समय से ही वहां पर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। उसके अलावा भारत के किसी भी राज्य में भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। जबकि संविधान के जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हमने किस देश से ग्रहण किया? आयरलैंड से। देखिए, सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें जो है डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ है, और इसी 36 से 51 के बीच में 44 आएगा, है ना। और इसी 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसे याद रखेंगे? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो समान नागरिक संहिता, ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, लेकिन 4 और 4 ये समान है। तो ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि 4 जो है समान होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ऐसे तो 395 तक 333, 111, 99, 22 समान है, तो वो उसमें नहीं जाना है। आपको 4 याद रखना है। फिलहाल ऑप्शन बेस पे देखेंगे तो समान मतलब 4, यानी कि मान लीजिए किसी माता के 4 बेटे हैं, उसके चारों बेटे उसके लिए समान है। तो 4 ऐसे याद रखेंगे। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। डीपीएसपी है ये हमारा 36 से 51 के बीच में आता है। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है। समान नागरिक संहिता, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य हम लोग कह सकते हैं गोवा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक डीपीएसपी है। क्या है डीपीएसपी? डीपीएसपी जो है वो एक लोक कल्याणकारी भावनाओं के लिए, राज्यों के लिए बनाया जाता है ये, जिसमें समाजवादी, गांधीवादी सारी विचारधाराओं को जो है मेंशन किया है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसके डिटेल की, तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात है लेकिन अभी लागू नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है ना। डीपीएसपी का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे समझें, क्लियर करें इस चीज़ों को, अफवाहों में ध्यान नहीं देना। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका कुछ भी धर्म हो, विवाह समान होगा। तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे जो व्यक्तिगत मामले हैं उसको नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों का एक सेट बनाना। मान लीजिए कोई धर्म विशेष है, वो कहता है कि हमारे यहाँ विवाह जो है इस पद्धति से होगा, तलाक इस पद्धति से होगा, या गोद लेना, ये सारी चीज़ें हमारे अपने धर्म के अनुसार चलेगी। बी धर्म कहता नहीं, हमारे अपने हिसाब से चलेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगा।
उसमें एक सेट बनाएगा रूल्स का, जिसमें आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको जो है यूसीसी के अकॉर्डिंग जो भी है वहीं से सारी चीज़ें नियंत्रित करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि हमारा जो है इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे धर्म के लोगों को दबाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझें और दूसरों को भी समझाएं। अगला क्वेश्चन है Who had assumed the title of बलबन, मतलब बलबन का जो टाइटल है वो किसने जो है ग्रहण किया था, है ना। तो कबीर खान, फरीद खान, उलूग खान, अयाज खान, सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। उलूग खान को जो है बलबन टाइटल उसने जो है लिया था। उलूग खान, also known as Balban, assumed the title of Balban after becoming the Sultan of Delhi in 1266। अगर मैं बात करूं उलूग खान, जिसे बलबन के नाम से भी जाना जाता है, 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। कौन था? एक तुर्की गुलाम था जो पिछले सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के भरोसेमंद सलाहकार के रूप में सत्ता में आया था। अब यहाँ आप लोग एक चीज और समझेंगे, देखें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ ले महक, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, ये है, आप लोगों को ये चीजें पता भी होगी, फिर भी जिस बच्चों को, जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं, इस प्रश्न से संबंधित है इसलिए। यहाँ पे देखेंगे, ये जो गुल खिले तो सूंघ ले महक, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के तहत दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया? गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, है ना, फिर आया लोधी वंश। और लोधी वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत एक तरह से समाप्त हो गया और एक नया वंश आया, क्या? मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश। ठीक, अगर मैं मुगल वंश की बात करूं तो इसकी भी एक ट्रिक जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है, आप लोगों को हो सकता नहीं पता हो, है ना। भज सो याद रखना, मोस्टली जो महत्वपूर्ण है वो, जैसे बाबर ने शुरुआत की, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भज सो आपको याद रखना सीक्वेंस। तो ये सारी चीजें इस प्रश्न से संबंधित थी, इसलिए मैंने आपको बताया। याद रखना, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने, है ना। किसने की थी प्यारे बच्चों? उलूग खान ने, याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न, Consider the following statement about the main reason for the excessive cold in North India during the cold weather season and identify which of these statement are correct। ये कह रहा है कि ठंड के मौसम के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहां पे देखेंगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है ये। निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी से शीतलहर की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये भी भारत में, उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से एक है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो यहां देखेंगे, यहां मैंने क्या बताया, पंजाब, उत्तर भारत जो है अत्यधिक ठंड रहता, उत्तर भारत में जो है अत्यधिक ठंड रहती है, यानी कि इस वाले एरिया में। इसका कारण क्या है, यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारी चीजें हैं, है ना, समुद्री एरिया से दूर होने के कारण भी। ठीक, दूसरा, इनके आसपास जो है हिमालय पर्वतमाला है, तो ये भी एक मुख्य कारण है। दूसरा कह रहा है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं, यानी कि इस साइड से आने वाली ठंडी हवाएं, ये इसी डायरेक्शन में आती है। तो ये थोड़ा सा, अगर हम मान लीजिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैपिंग जानते हैं और सारी चीजें, तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये देखने में आप लोगों को लग रहा होगा, बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जाम में, ऐसे में क्या करेंगे। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे और जब हम इसे एक तरह से अनुभव करेंगे, सोचेंगे, तो हम ना कुछ भी जानते हुए भी इसके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो गया, 3,
है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर है, इसलिए वे अत्यधिक तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान तापमान 0 से नीचे तक गिर सकता है, जिससे गंभीर शीतलहर चलती है। सर्दियों के मौसम में निकटवर्ती हिमालय पर्वतमालाओं पर भारी बर्फबारी होती है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो जाती है। और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं ठंडी हवा को मैदानी इलाकों की ओर ले जाती है, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। फरवरी के दौरान कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। ठंडी हवाओं के कारण कोहरा और धुंध बनता है, जिससे तापमान और कम हो जाता है और दृश्यता कम हो जाती है, हमें कुछ भी चीजें दिखती नहीं है, जिससे हम लोग फॉग बोलते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द कोया रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, आया हुआ है 1879 से 1880 में ये कोया विद्रोह हुआ था। कोया विद्रोह जो था 1879 से 80 के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व यानी कि ईस्ट गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व कोया जनजाति ने किया था, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली जनजातियों में से एक थी। यह विद्रोह कोया जनजाति के प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के उनके शोषण का परिणाम थी। देखिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, उस दौरान जितनी भी जो विद्रोह हुआ था, है ना, जितने भी बड़े बड़े विद्रोह हुए थे, वो सारे विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह है ना, ये सारे मोस्टली जितने भी विद्रोह हुए थे, सारे विद्रोह ना क्या दमनकारी नीतियों को दबाने के लिए हुआ था। देखिए, शोषण उतना करें, है ना, जितना सामने वाला सह पाए। जब उसकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाती है चीजें, भले उसमें ताकत हो ना हो, लेकिन वो ताकत जुटाने के लिए तत्पर रहता है। अंग्रेजों ने क्या करा? शोषण करते गए, हमारा शोषण करते गए, देखते गए कि भारतीय हैं, डर रहे हैं, इन्हें दबाओ, इन्हें डराओ, ठीक है। लेकिन एक जो चिंगारी है ना, वो एक जो मतलब 1857 में जो उन्होंने हमारा देखा, फिर उनकी जो है हालत खराब हो गई थी। मतलब इसलिए किसी को इतना मत दबा दो कि मतलब वो बिल्कुल परेशान हो जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला, द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज ग्रुप विद इन इंडिया। जो भारतीय जनगणना है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? देखिए, ट्राइबल नेशनल जो सेंसस होता है उसमें शेड्यूल कास्ट होता है ना, रिलीजियस वाला भी मैटर होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सारी चीजें, ट्राइबल भी होता है, लेकिन जो एथनिक वाला जो मुद्दा होता है ना, वो नहीं होता है ना। इसका आंसर है 2। तो याद रखना, द नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग ग्रुप्स: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, है ना। ये जो है स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द। आर्टिकल 148 ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है कैग। कैग क्या होता है? कैग होता है महाधिवक्ता, है ना। एक होता है एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। पिछले ही क्लास में मैं इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आया था, मुझे कमेंट करके बताइए एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स में आता है? चलिए 148 को समझेंगे। 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एक तरह से जो महाधिवक्ता होता है ना, वो इसमें आता है। भारत का महाधिवक्ता इसमें आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। अब इसमें हम लोगों को समझना ये है इसका मेन कार्य क्या होता है। कैग जिसे बोलते हैं हम, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इसका मेन काम क्या होता है? आर्टिकल 148 में इसके बारे में, इसके अपॉइंटमेंट और इसके पावर्स के बारे में बताया गया है। ये एक जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्डर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, राज्य सरकार के खर्चे हैं, है ना, या जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनका ऑडिट करती है, उनके खर्चों की जांच करती है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को ये याद रखना है कि आर्टिकल 148 में जो है क्या है, कैग के बारे में बात की गई है, कैग के बारे में बात की गई है। और अभी प्रेजेंट में जो कैग है वो कौन है? याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू,
गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हाल में जो है कैग हैं, वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कैग हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने एजीआई की बात की थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, तो वो कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति और उसकी शक्तियों से संबंधित है। कैग जो एक स्वतंत्र कार्यालय धारक है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों, रिसिप्ट और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने के लिए एक जिम्मेदार है, जिसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों की आय भी शामिल होती है। जहां भी इसे डाउट होगा वहीं पकड़ लेगा, चाहे वो कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो। Who explained the structure and reproductive system of algae in 1935? मतलब 1935 में किसने एक्सप्लेन किया था एल्गाई यानी कि शैवाल के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? तो एफ.ई. फ्रिस्ट ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक, एफ.ई. फ्रिट्ज एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने शैवाल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1935 में उन्होंने द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द शैवाल नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के शैवाल की आकृति विज्ञान, शरीर रचना और प्रजनन प्रणालियों का विस्तृत विवरण दिया। फ्रिट्ज के काम ने शैवाल के वर्गीकरण और वर्गीकरण को स्थापित करने में मदद की। उन्हें साइकोलॉजी के आधुनिक अध्ययन के अग्रदूतों के रूप में माना जाता है। ठीक है, किन्हें? एफ.ई. फ्रिट्ज को, साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1915 सेशन? मतलब कौन जो है इसमें से प्रेसिडेंट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1915 के सेशन का? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1915 की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक वकील थे, एक राजनेता थे और एक जो है शिक्षाविद थे। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी सिन्हा एम्फाइज्ड द नीड फॉर इंडियन यूनिटी एंड कॉल्ड फॉर अ बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। मतलब जब ये अध्यक्षता के दौरान इन्होंने भारत की एकता की बात की थी और आह्वान किया था बायकॉट करो ब्रिटिश के सामानों का। इन्होंने सपोर्ट किया था होम रूल आंदोलन को, है ना, मतलब जो होम रूल जो आंदोलन था उसको इन्होंने सपोर्ट किया था और इन्होंने असहयोग आंदोलन को भी जो है एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स टू एंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने एक मतलब बाजार में जो सामान की जो व्यवस्था थी उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, है ना। उस अधिकारी का नाम देखिए, अगर हम ऑप्शन पे देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा, मान लीजिए हमें नहीं पता, लेकिन हमारा मन क्या कह रहा है कि इसका आंसर सहाना मंडी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ना वो बार बार कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। मुतसिब हमने नहीं, इससे नहीं हो सकता। रईस परवाना ये भी नहीं, नाजीर ये भी नहीं, तो क्या लगता है ये। लेकिन वही दीवाने रियासत, है ना, ये कोषाध्यक्ष, ये सारा तो वहां पे कंफ्यूज है ना। तो ऑप्शन ही जो है प्रश्न को भारी बनाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है सहाना मंडी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सहाना मंडी को मतलब बाजार की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए इस अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, और ये जो है बाजार का एक तरह से मुखिया होता था जो कि व्यापारियों के रजिस्टर को मेंटेन करता था, जिसमें सारा सामान, खाने पीने का, चावल, दाल, नमक इत्यादि ये सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है, और आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, मैंने फिर बोला था, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के माध्यम से हो, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो PYQ की क्लास हो, है ना, चाहे वो इस तरीके की इम्पोर्टेंट, जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी हमें समय मिलता है, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की चीज़ें कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। शॉर्ट्स वगैरह वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग डालते हैं, तो वो भी आप लोग देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए। जहाँ जितना भी मुझसे हो सकता है मोटिवेशन भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाता रहता हूँ। उसी में से 2 लाइन। प्यारे दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अपने लिए जिए, अपने
सपनों के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। ठीक है, आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा है, चाहे वो आप जीतें चाहे आप हारें, चाहे आप अमीर बने चाहे आप गरीब बने, हर कंडीशन में अगर कोई आपका साथ देगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता, इसके अलावा और कोई नहीं। कितने दोस्त आते हैं, कितने दोस्त जाते हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी दौरान हमारे नए दोस्त बनते हैं, पिछले छूट जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो ये एक तरह से परंपरा है जो चलती रहती है सबके साथ। ठीक है, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते हैं, कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिसने माँ के लिए 2 लाइनें, जिसने 9 महीने पेट में रखा, 3 साल हाथ में रखा, उम्र भर दिल में रखा, उस माँ के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। उस माँ के लिए पढ़िए, उस माँ के सपने के लिए मेहनत कीजिए, उस माँ की खुशी के लिए अपनी खुशियों को इग्नोर कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यदि वो हैं और उनके सामने आप उनके सपनों को पूरा करेंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी, है ना। इसलिए उनके सामने उनकी खुशियों को आपको पूरा करना है और ऐसा विश्वास है कि आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कितने प्रकार की रिट जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है संविधान में दिया हुआ है कि जारी की जा सकती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आपको क्या याद रखना है, 1 2 का 4। ये गाना है ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, हैं मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं वो तुम करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। हमें याद रखना है, 1 2 का 4 या 4 2 का 1 नहीं करना है, हमें ये याद रखना है। तो 1 2 का 4 क्या है प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है ना। और 2 1 का 4 अगर पलट दो, गाना याद क्या करना है, 1 2 का 4। हमें जो है प्यारे दोस्तों 1 2 का 4 नहीं करना है और 4 2 का 1 नहीं करना है। हमें क्या याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, 1 2 का 4 और इसे 2 1 का 4 कर दो। तो 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, 2 1 4 हाई कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत हम जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट डाल सकते हैं, वहीं हाई कोर्ट के तहत हम आर्टिकल 226 के तहत रिट डाल सकते हैं। और इसमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 36 में जो है वो क्या है, 5 प्रकार की रिट जो है वर्णन है। वो क्या क्या है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को 24 घंटे के अंदर प्रत्यक्ष करो। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, निषेध मतलब हम उस कार्य को करने से आपको रोकते हैं, है ना। वारंटो और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट है जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। कब दायर की जाती है, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया हो, है ना। तो यदि मान लीजिए जो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में, है ना, अमेरिका से लिया है, तो इन मौलिक अधिकारों पे जब हमारे कोई पाबंदी लगाएगा सरकार को छोड़कर, तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट डालेंगे, वहीं आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में भी 5 प्रकार के रिट डालेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अगर अच्छी लगी हो, एक प्रश्न भी यदि समझ में आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, बातें अच्छा लगा हो, मोटिवेशन अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो बिना लाइक करे और कमेंट किए आप लोगों को नहीं जाना है। और कम से कम अपने 2 दोस्तों को वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो वो जान सके इस वीडियो के माध्यम से वो पहुँचे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।